एपी के बच्चे को क्वेश्चन दिए थे ना? सर डाउट है कुछ। हाँ सर डाउट है कुछ। हाँ डाउट तो होंगे। चलो डाउट पूछना शुरू करो। सर 12th। थोड़ा तेज बोलना इसने। सर 12th क्वेश्चन। नहीं सर समझ में। मेरा भी 12th 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th से पहले कोई डाउट है किसी का? अच्छा 11 तक तो हो ही गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square। आई थिंक सारे दिए थे यार। हाँ 18 तक सारे ही हो गए ना। चलो show that ratio of m and nth term is 2m minus 1 ratio to n minus 1। ठीक है भाई, तो सम ऑफ n टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो दे रखा है। तो देखो सम ऑफ m टर्म्स क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो जाएगा m अपॉन 2 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू। एक मिनट देना मुझे गाइस बस। अब देखो इन दोनों के सम का रेशियो दे रखा है। हम कह सकते हैं कि एस एम अपॉन एस एन, यही तो एम अपॉन एन, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपॉन टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m एक m से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n एक n से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस, जो कह रहा था कि इसमें भी था, 10th में भी था, बट हमने किया नहीं था। याद आया? इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया था, आरडी में क्वेश्चन हुआ करता था वो 10th में। अरे आया, याद नहीं आया? मैंने एक क्वेश्चन आई थिंक एपी की फर्स्ट क्लास में कराया होगा। नहीं हाँ सर, वो 77 और 99 वाला नहीं वो वाला नहीं। 2 एपी हैं, उनके एन टर्म का रेशियो ये है, तो बताओ उनके 10th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो हम पहले एन टर्म के रेशियो को डिवाइड करते थे, फिर हम कहते थे कि क्या वैल्यू, वो याद करो समझते एन की वैल्यू क्या पुट करें कि 9 आ जाएगा। बोल गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हमें हमारे पास ये रेशियो आ गया है। हमारा पर्पस क्या है, एम टर्म और एन टर्म का रेशियो निकालना। अभी एम टर्म और एन टर्म का रेशियो मतलब क्या है कि हमें ये निकालना है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो निकालना है। तो ये बनाने के लिए हमने क्या ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2a की जगह a बन जाएगा, कुछ कुछ हमारे फॉर्म का हो जाएगा। ऊपर नीचे हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो गया a प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अभी देखो ये एक फॉर्मूला बन गया है। अगर यहाँ पर ये बेटर तब होता जब तुम लोग मान लो हम कहते कि दोनों के 10th टर्म का रेशियो बताओ या 10th और 12th का रेशियो बताओ, तो थोड़ा नंबर दिख रहे होते बेटर लग रहा होता। तो दिस इज द फॉर्मूला। मैं दोनों साइड m और n की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। समझ गया? बोथ साइड m को 1 रख दें, 10 रख दें, 20 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। तो बताओ मैं m की क्या वैल्यू रख, सॉरी मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रख दूं कि m माइनस 1 आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि यार दोनों साइड हम यहाँ पर कुछ ऐसा रखते हैं कि यहाँ पर m माइनस 1 आ जाए। तो देखो m की वैल्यू क्या रख देंगे,
m की जगह यहाँ पर रख देंगे हम, इसको इक्वेशन में समझना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि m की जगह हम क्या रख दें, ये पूरा एक्सप्रेशन m-1 बन जाए। m की जगह हम क्या रख दें, ये पूरा एक्सप्रेशन 2m-1 बन जाए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। देखो हमें यहाँ पर कुछ, मैं कह रहा हूँ कि m और n यहाँ पर हम कुछ भी रख दें चलेगा, बोथ साइड, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो ये x लिखा हुआ है, तो बताओ मैं x में क्या पुट कर दूं कि यहाँ m-1 बन जाए पूरा पूरा। तो ये एक्सप्रेशन x-1/2 था, यहाँ में बनाना है m-1। तो देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-1 इज इक्वल टू 2m-, और x की वैल्यू आ जाएगी 2m-1। तो मतलब अगर मैं यहाँ m की जगह 2m-1 लिख दूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन m-1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों साइड m की जगह लिखना चाह रहा हूँ या लिख रहा हूँ 2m-1, यहाँ भी m की जगह रख दिया और यहाँ भी m की जगह रख दिया, दोनों तरफ m की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने नीचे दोनों साइड n की जगह रख दिया 2n-1 और यहाँ n की जगह रख दिया 2n-1, ठीक है। बात पकड़ में आई सबको? आई? यस सर। ठीक है। जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड थिंग आ जाएगी। जब तुम ये वैल्यू रखोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। यही हमें प्रूफ करना था। अभी थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ कि मान लो क्वेश्चन में m और n की जगह लिखा होता कि फाइंड द रेशियो ऑफ 10th एंड 12th टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करता कि यार मैं क्या रख दूं m की जगह कि m-1/2 10 बन जाए। हमने कहा m को रख देते हैं 21, समझ गए। तो हम दोनों साइड m को 21 रख देते हैं, तो यहाँ पर बन जाता a प्लस 9d 10th टर्म। और ऐसे ही नीचे n में क्या रख दूं कि 12 बन जाए, तो वो करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 10/25। तो ये बेटर लग रहा होता अगर इस तरह का क्वेश्चन होता। सिंस यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं, m और n लिखा हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लग रहा हो। कोई डाउट हो तो पूछोगे। या कुछ समझ में नहीं आया? तो फिर बोलो भाई लोग। सर आगे सर। आ गया? Yes, sir. चलो, अभी क्वेश्चन में डर लगता है कि आया नहीं आया बच्चों का। लिख लिया? सर एक मिनट सर। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में ये हो गया था ना ये? ये चैप्टर हाँ, नहीं अभी अभी start तुम्हारे यहाँ हो गया था, किसी का तो हो गया था। हाँ सर मेरा हो गया था अच्छा, कैसे बताया था उन्होंने क्वेश्चन? सर। एनसीईआरटी ऐसे नहीं कराते वो, एनसीईआरटी स्किप नहीं मार कराते? फिर क्या स्किप कर कराते कर कराते हैं। हैं? कोई पूछता तो हो कि नहीं आया एनसीईआरटी से, तो क्या बताते हैं? नहीं सर इतनी मेहनत नहीं करी मैंने। तुमने नहीं, किसी ने तो करी होगी। सर अब इतने सारे बच्चे हैं, सबके डाउट मैं सुनने बैठ गई तो सर फिर तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और क्या काम है तुम्हारा भाई, सबके डाउट सुनने बैठ गए, मतलब कुछ और काम कर रहे होते हो उसमें?
नेक्स्ट डाउट क्या है? So 15. 15 से पहले तो कोई डाउट नहीं किसी का? ओके, जल्दी से लिख लो कार्तिक। हो गया। Yeah, sure. Next is question number 15. Can I if a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is am between a and b, find the value of n. तो a और b का am क्या होगा? दो नंबर का मीन क्या होता है भाई? छोटे बच्चे बता देंगे तो। अरे अरिथमेटिक मीन नॉर्मल मीन ही होता है भाई, एवरेज। मेरा ही नेट अटक गया है क्या? ओके, आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ए और बी का एम क्या होगा? आ रही है आवाज? बोलो ना भाई, क्या एम होगा? तो इनके बीच में जो भी नंबर आएगा, क्या? इस साइड जो जो नंबर है उनके बीच में जो भी नंबर आएगा। नॉर्मल मीन की बात हो रही है यार। 10 और 20 का मीन क्या होता है? 15। a plus b/2। आप तो ये क्यों नहीं बोल रहे हो? सब लोग गधे हो गए हो क्या? बिल्कुल भाई, दो नंबर का एक मीन पूछा जा रहा है, ये तो सबको पता है। एक मीन a प्लस बी बाई टू, अभी नया सीखा है ज्यादा मीन इंसर्ट करना, बट वो तो अलग बात है, वो थोड़ी पूछी जा रही है। एक ही मीन की बात हो रही है, तो a और b का मीन a प्लस बी अपॉन टू होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 2a टू द पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2b टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू a n माइनस 1 होगा, a टू द पावर n हो जाएगा, प्लस a to the power n minus 1 into b plus a b to the power n minus 1 plus b to the power n। ठीक है, यहाँ हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये मैंने a to the power, यहाँ a to the power n है, 2a to the power n minus a to the power n, सिर्फ a to the power n बचेगा। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही 2b to the power n minus b to the power n, सिर्फ b to the power n बचेगा। Then minus a to the power n minus 1 into b minus ab to the power n minus 1 is equal to 0। बन गई इक्वेशन। नाउ इन दोनों में फर्स्ट टू में क्या मैं a to the power n minus 1 कॉमन ले सकता हूँ, that will give me a minus b, और सेकंड वाले में माइनस b to the power n minus 1 कॉमन लिया, तो that will again give me a minus b, that is equal to 0। ठीक है, a माइनस बी फिर से कॉमन लिया, सब लोग देखते रहो, लिख लेना बाद में। a माइनस बी फिर से कॉमन लिया, तो बचा a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिल जाएंगे? दो फैक्टर आ गए, या तो ये 0 या तो ये 0। तो पहले वाले को लेंगे तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। ये ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर a और b इक्वल है तो फिर तो मीन भी a ही आ जाएगा, तो इस सोल्यूशन का सेंस नहीं है। दूसरा सोल्यूशन देखो क्या होगा, a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स अस a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1। b को नीचे ले आए डिवाइड करके, तो क्या ये हो गया a अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब किसी नंबर की पावर क्या हो तो 1 आंसर आता है, सर 0। 0। दैट मीन्स यहाँ पावर 0 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1
and n is sorry n minus 1 is equal to 0, n is equal to 1। और यहाँ से नॉर्मली दिख भी जाएगा, n को 1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन 2 ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है। माइका तुम कहाँ गायब हो आज, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। क्या सर कुछ नहीं सर। आज तो माइका टर्न बाय टर्न गायब होते हैं ना, कि एक क्लास में तुम एक क्लास में मैं। श्रेयस समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन ट्राई किए थे क्या तुमने? सर कर रहा हूँ हाँ कर रहा हूँ। अरे अभी नहीं, होमवर्क में। नहीं सर। क्यों? नेक्स्ट आउट सर 16। ये अनुष्का ने डाउट पूछा भाई, क्या बात है। चलो 16 तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्लास में कराया था, नहीं कराया था क्या? क्लास में हुआ था। क्या हुआ था सर? क्लास हुआ था? अनुष्का तुम क्लास मिस की थी क्या? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है बताता हूँ। आई थिंक तब सच्चे लोग आ गए थे, मैक वगैरह। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। Basically ये m AMs हो गए, and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9। Find the value of m। ठीक है भाई, तो कह रहा 1 और 31 के बीच में m AMs इंसर्ट किए गए हैं, तो मैं इनका नाम A1 A2 A3 ऐसे अप टू AM डाल देता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 7th और m minus 1th नंबर A7 अपॉन AM minus 1, ये रेशियो दे रखा है 5/9। ठीक है, अभी देखो ये पूरी AP बन गई है एक, और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? हमें फॉर्मूला भी याद है वैसे तो। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? b minus a by n plus 1। इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन पढ़ा है ना हमने, उसमें फॉर्मूला होता था D का। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर? b माइनस a ओवर n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर m है तो m प्लस 1 हो जाएगा। याद है सबको? यही एक नया टॉपिक पढ़ा है क्लास 11th में आके, बाकी तो 10th वाला ही है। और ये इस एपी की बात हो रही है जिसमें कितने टर्म्स हैं इस एपी में? इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? 31। क्या बोल रहे हो कार्तिक? 31 तो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े ना वो हो जाएंगे। लास्ट में 100 लिख दूंगा, उसके 100 टर्म्स हो जाएंगे। कितने टर्म्स हैं इस एपी में? सर m+1। सर 33। 30 से क्या रिलेशन है? इस नंबर ही कोई मतलब थोड़ी ना होता है, आखिरी नंबर क्या उससे क्या लेना देना है? m+2 है माइका, m+1 को m नंबर इंसर्ट किए गए, 2 पहले से है तो m+2 टर्म्स नहीं होगा टोटल। दो
एक 1 और एक 30, दो एक्स्ट्रा नहीं है। और याद करो मैंने कहा था जब 7th AM की बात हो तो वो AP का कौन सा टर्म होता है? 7th AM की बात हो तो AP का कौन सा टर्म होगा वो? 8। फर्स्ट AM AP का सेकंड टर्म है, सेकंड AM AP का थर्ड टर्म है, तो जो भी AM होगा AP का वो एक ज्यादा होता है टर्म। तो यहाँ 7th AM की बात हो रही है, AP का 8th टर्म होगा, और m-1 AM की बात हो रही है तो AP का mth टर्म होगा, अगला टर्म AM। दिस इज इक्वल टू 5/9। किसी को यहाँ दिक्कत हो तो पूछ ले क्या हुआ ये। सर एक इस बार और लगे बता देखो, दीजिए सर, ये वाला बता दीजिए अभी जो बताया जस्ट। AP का ये देखो, इस AP में जो फर्स्ट AM है वो AP का टर्म कौन सा है? सर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है। थर्ड AM AP का कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। 10th AM होगा तो AP का 11th टर्म। तो अगर 7th AM है तो AP का कौन सा टर्म होगा? 8th। 8th टर्म। अगर m-1 AM है तो AP का कौन सा टर्म होगा? m सर का आगे एम वाला, एम m-1 का आगे m हो गया, तो वही लिखा हुआ है। अब AP का 8th टर्म क्या हो जाएगा? A जो कि 1 है, प्लस n-1, 8 - 1 7 इंटू D। D कितना है यहाँ पर? 31 - 1 30/m+1 है, तो D की वैल्यू पुट कर दो 30/m+1। नीचे क्या हो जाएगा? A प्लस mth टर्म है तो m-1 इंटू D 30/m+1। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। ऊपर नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 30 × 7 210 प्लस 1 211 अपॉन m+1। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा m और 30m 31m एंड देन ये नहीं तो स्क्वायर वगैरह नहीं, स्क्वायर m और 30m 31 हो गया, 1 और -30 -29 हो जाएगा। कैलकुलेशन तुम खुद से भी कर सकते हो, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही हो तो। दिस इज इक्वल टू 5/9, m+1 और m+1 कैंसल्ड हो गया, ये हो गया m+211 अपॉन 31m - 29 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 155m माइनस 145। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 146m इज इक्वल टू 2044। डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम एंड 58 584, तो 584 4 टाइम्स हो जाएगा, m इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अनुष्का ने पूछ लिया, मुझे लगता नहीं किसी को आता था ये। एक बार एक आध लोगों के अलावा। जल्दी करो भाई, आगे पढ़ाना भी है। नेक्स्ट आउट। Sir, 18th question. कौन सा? 18th question, sir. 18th क्वेश्चन। 17th तो डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नोट तो नहीं कर रहा है कोई? अच्छा, 18th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री if the smallest angle is 120, find the number of sides of polygon। तो पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया सबको? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्लास 8। क्या होगा तुम लोगों का?
टेंस परसेंटेज आने से कुछ नहीं होता है, वो हिस्ट्री हो गया है। मतलब ये नहीं पता है कितना, क्या बोले, ऑफलाइन क्लास होती तो मैं छोटे बच्चों को बुला लेता अभी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला नहीं पता है, कितना क्या बताऊं यार, मैं कैसे बोलूं अभी। सारे कदे यहीं आ गए हैं। ये नहीं आता n-2 इंटू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कुछ याद आया? आया, ट्रायंगल होगा तो n = 3 रख देंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 रख देंगे, मैच कर रहा है 180 360। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलीगन है उसमें n साइड्स हैं। अब कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंस है 5 डिग्री का। स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, तो पहला एंगल हो जाएगा 120, दूसरा हो जाएगा 125। ऐसे ही nth एंगल क्या हो जाएगा, ये तो एक एपी में चलना है ना, nth एंगल क्या हो जाएगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म 120 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, इनफैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बोल रहा है जो कि एपी में है, इसमें n एंगल्स हैं, तो ये दिस इज इक्वल टू सम ऑफ n एंगल्स कितना हो जाएगा, n/2 2a, a की वैल्यू 120 है, फर्स्ट टर्म 120 है, तो 2a हो जाएगा 240 प्लस n-1 इंटू डी जो कि 5 दे रखा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने एक बार सम निकाला विद द हेल्प ऑफ एपी और एक बार सम लिखा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये दोनों सम सेम ही होंगे, एक ही पॉलीगन की बात हो रही है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी मैं उधर ले जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने में, तो हो जाएगा 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 240। इससे पहले मैं ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अंदर 5n माइनस 235 आ जाएगा, -5 और 240 सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, अंदर n मल्टीप्लाई किया तो 5n स्क्वायर माइनस 235n, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक। 5n स्क्वायर माइनस 360 और 235 हो गए 595n प्लस 720, सारे एक साइड ले गए इज इक्वल टू 0। तो हम छोटा कर सकते हैं, हाँ प्लस 235 नहीं होगा? प्लस सबको मैं राइट हैंड साइड लाया हूँ, अच्छा ठीक है। पूरे में 5 कॉमन है, 5 कैंसिल करते हैं, थोड़ा छोटा बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 119n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, लेट्स सी, फैक्टराइज हो सकता है ये 144 12 इंटू 12, दो नंबर इनका सम हो 144 और सॉरी सम हो 119 और प्रोडक्ट हो 144। 119 के लिए 930 तो बने नहीं रहा है, गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं? सर वो प्लस 235 n होगा, क्या यहाँ पे आपने 360n माइनस 720 इज इक्वल टू वहाँ पे प्लस 235 n होगा, प्लस क्या, प्लस 235 n। प्लस 235 कैसे, यहाँ से आया ना, अच्छा अच्छा हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, -5 और प्लस 240 है ना, तो प्लस 235 है। पेंट में ये दिक्कत है यार, तो बेसिकली ये चेंज हो जाएगा ना, ऐसे फिल होगा या नहीं होगा, अरे हो गया। जो कलर 2 है ना उसमें बैकग्राउंड कलर डाल दो तो इरेजर हाँ कलर ही डालना हूँ बट ले नहीं रहा है उसका, छोड़ो इसी के ऊपर लिख दूंगा। हाँ अच्छा ये हैंग हो गया इसलिए नहीं ले रहा।
तब तक ओरल कैलकुलेशन कर लो। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 360 नहीं 235 माइनस 360, ये हो जाएगा माइनस का 125 एन, अगेन 125 एन। ठीक है, तो ये अब भी बात नहीं बनी। पहले मैंने 1 अच्छा डिवाइड, कॉमन दिया है। नहीं 5 से डिवाइड भी तो करना था, तो इवेंचुअली 25 एन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो 144 और सम हो 25, ये भी नहीं बन सकता है। 16 और 9 क्या 16 और 9 ठीक है, 16 और 9, सो n माइनस 16 एंड n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9 और 16, तो ये दो आंसर पॉसिबल होता है। ठीक है, देख लिया क्या? चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जीपी स्टार्ट किया था और हमने आई थिंक nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं ये सीख लिया था। याद है सबको फॉर्मूला? जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या था? an श्योर जनरल टर्म क्या था जीपी का? इसके पास माइक नहीं है। श्रेष्ठ जनरल टर्म क्या था जीपी का? सर हाँ जनरल टर्म ऑफ जेपी हाँ, तो तुम ऑलरेडी लेट हो यार, पढ़ना शुरू कर दो भाई। ए आर टू द पावर n माइनस 1 था, याद आया? चलो तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे एपी में सम ऑफ n टर्म्स होता है वैसे ही जीपी में सम ऑफ n टर्म्स होगा। तो अगर एक जीपी है जिसमें n टर्म्स हैं तो n टर्म्स ऐसे होंगे ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते n टर्म हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। मैं डराइव करके दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन आएगा नहीं, बट ठीक है ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे तो यही मेथड लगेगा बार बार। तो सम ऑफ जीपी ऐसा हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते ए आर टू द पावर n माइनस 1, यही है सम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया r इंटू एस इज इक्वल टू, और मैं एक टर्म आगे से लिखना शुरू कर रहा हूँ। a में r मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर हो गया, सेकेंड टर्म ए आर में r मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर स्क्वायर हो गया, ऐसे चलता रहेगा। इसके नीचे ए आर टू द पावर n माइनस 1 रहेगा, और लास्ट में एक टर्म एक्स्ट्रा ऐसे लिखा होगा क्योंकि हमने लेट शुरू किया, एक टर्म छोड़ के शुरू किया है, तो आखिरी में एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये हमने सेकंड टर्म से लिखना शुरू किया, इसलिए लास्ट में एक टर्म एक्स्ट्रा बच गया। अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा r माइनस आर एस इज इक्वल टू, अभी देखो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचा a माइनस लास्ट में ये बचा ए आर टू द पावर n। ये बात समझ में आ गई? सारे टर्म कैंसिल हो गए, पहले वाले ने किसी को टच नहीं किया और आखिरी वाले ने किसी को टच नहीं किया सेकंड वाले से, बाकी सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए।
तो यहाँ मैं s कॉमन ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बचा 1 माइनस r, और यहाँ a कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचा 1 माइनस r टू द पावर n, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ gp. Sum of n terms of gp is given by a 1 minus r to the power n over 1 minus r. इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं a r to the power n minus 1 upon r minus 1. दोनों एक ही बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, एपी जैसा फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा उससे टेढ़ा मेढ़ा है. जीपी में फाइनल आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. सोचो अगर r की वैल्यू सपोज 1/2 है, n की वैल्यू 10 है, तो हम 1/2 टू द पावर 10 माइनस 1 ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना. तो यूजुअली जीपी में आंसर ऐसे ही छोड़ देते हैं हम एक्सप्रेशन के फॉर्म. डेरिवेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेशल सीरीज में सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे. हाँ, दोनों एक ही है महक. ये इस तरह की बात है कि ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी ओवर सी माइनस डी, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो b माइनस ए ओवर डी माइनस सी, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं. यूज कहाँ करते हैं यूजुअली, देखो ये कर लिया जाता है कि हम पॉजिटिव रखना अच्छा लगता है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये वाला यूज कर लेते हैं, तो पॉजिटिव आता है ना 1 माइनस r. r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वाला यूज करते हैं. ठीक है, चलो इसके साथ साथ हम एक और सम का फॉर्मूला सीखते हैं, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. अगर कोई जीपी जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, क्या उसका सम निकालना पॉसिबल है? नहीं है, फॉर्मूला तो है. क्या इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना पॉसिबल है? लग तो नहीं रहा, पर फॉर्मूला कैसे है? तो मैं एक जीपी ले रहा हूं जिसका फर्स्ट टर्म है 10, फिर इसका कॉमन रेशियो है 1/10, तो अगला टर्म 1 हो जाएगा, देन 1/10 हो जाएगा, मैं 0.1 लिख देता हूँ, 0.1 हो जाएगा. अगला टर्म 0.01 हो जाएगा, अगला टर्म 0.001 हो जाएगा, अगला टर्म 0.0001 हो जाएगा. अभी बताओ 8-10 टर्म्स के बाद जो टर्म्स आ रहे होंगे, क्या वो कुछ सिग्निफिकेंट होंगे? कोई फर्क पड़ेगा उनसे? भाई 10 के सामने क्या वो कुछ टिक रहे हैं? तुमको सम 10 है या 10.000001 है, इतना तो चलता है. तो जीपी अगर इनफाइनाइट है तो उसका सम निकाला जा सकता है गिवन कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो. अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, क्या वो टर्म्स को छोटा करता जाएगा? भाई नंबर को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर छोटे होते जाएंगे, और अगर नंबर छोटे होते जाएंगे तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर उसके बाद के नंबर सिग्निफिकेंस नहीं रखेंगे, वो इतने छोटे हो गए होंगे. तो इन दैट केस वी कैन फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. क्लियर हो गया फंडा? अगर मैं बोलूं 10, 20, 40 ये वाली जीपी है, ये हम कभी नहीं निकाल सकते हैं सम. भाई नंबर बड़े होते जाएंगे, कहाँ तक ऐड करते रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगर नंबर छोटे होते जा रहे हैं देन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला.
तो देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या था, a 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r, यही था। अच्छा एक बात समझो कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो क्या वो नंबर और छोटा होता जाएगा? कोई नंबर 1 से छोटा है, उसकी पावर बढ़ाते जाओ तो क्या वो नंबर और छोटा होता जाएगा? सोचो 1/2 है, उसकी पावर करोगे 3 तो ये हो गया 1/8, पावर कर दोगे 5 तो हो गया 1/32। क्या पावर बढ़ाने के साथ साथ तो नंबर को छोटा करते जा रहे हो? यस सर। पावर 10 कर दोगे तो ये 1/1024 हो जाएगा। तो 1 से कोई पावर बढ़ाने का वही मतलब तो है, मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से छोटे नंबर से। तो अगर 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। एग्रीड? हम यहाँ बात कर रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर ये बताओ 1 से छोटा कोई नंबर है, तो मैंने उसकी पावर 10 की है तब ये हालत हो गई है। अगर मैं उसकी पावर 100 कर दूंगा तो क्या वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा? पावर 1000 कर दूंगा तो क्या बिल्कुल ही इनविजिबल सा हो जाएगा? पावर इनफाइनाइट कर दूंगा तो क्या बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, गायब सा हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की। और इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या है कि n की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो बताओ अगर 1 से छोटा है r, उसकी पावर कर दी इनफाइनाइट, तो क्या वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा? तो यहाँ ऊपर सिर्फ 1 बचा, 1 माइनस 0 1 बचा, तो सम क्या आ गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a/1 माइनस r। सिंपल है वाला फॉर्मूला। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है तो r की पावर n जीरो हो गया, बात ही खत्म हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ऑफकोर्स जीरो नहीं बोलना है, लेकिन वो इतना छोटा हो गया कि 1 से सब्ट्रैक्ट करने में कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। और फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ गया a/1 माइनस। तो ये फाइनाइट टर्म्स पे अप्लाई नहीं होएगा फाइनाइट पे क्यों होगा भाई? फाइनाइट पे थोड़ा ना जीरो हो जाएगा। सर? जो हमारा जनरल फॉर्मूला बना SN का, ये फाइनाइट टर्म्स के लिए है, इनफाइनाइट टर्म्स वो भी उस केस में जब r की वैल्यू लेस देन 1 है, अदरवाइज तो पॉसिबल है। समझ में आ गई ना बात सबको? ये लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, हमारा एक चैप्टर है लिमिट्स, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब। अभी वो आया नहीं है इसलिए मैं उस वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। लिख लिया सबने? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। लिखो फाइंड द सम ऑफ 10 terms of a GP. Find the sum of 10 terms of the GP 8, 8/3, 8/3 square, and so on so on. तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? लास्ट क्लास में तो मैसेज आया था कि नेक्स्ट क्लास से ऑन रहेगा। सर कुछ गड़बड़ है, मैं क्रोम पे चला रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी गड़बड़ थे, क्रोम पे तो सब चलाते हैं, ऐसा क्या नया कर दिया तुमने? पता नहीं सर, डिनाई कर दी थी शायद परमिशन पहले। चलो कब तक चुप हो गए? क्वेश्चन कर रहे हो ना? सर उसी फॉर्म में छोड़ दो, सॉल्व करना है एंड तक। उसी फॉर्म में छोड़ दो, सॉल्व नहीं कर पाओगे वैसे। सर हो गया। हो गया? बताना जरा। सर 8 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2/3।
ठीक है, तो 3 को तो ऊपर ले जा सकते हो भाई, ऐसा मत छोड़ो, और 2 को कैंसिल भी कर सकते हो 8 से। तो समझ में आ गई सबको बात? a 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r, यहाँ 2 और 8 कैंसिल हो सकता है, 4 आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर 10। कभी कभी जो पीछे बुक में आंसर मिलेगा उसमें एलसीएम ले रखा होगा, क्या इसको हम 1/3 टू द पावर 10 लिख सकते हैं? एलसीएम लोगे तो ये 3 टू द पावर 10 माइनस 1/3 टू द पावर 10 आ जाएगा। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स of given GP. सर जीपी का है। GP जो पिछली वाली है, सर 12। 12 आ रहा है। सर 12। ठीक है, a/1 माइनस r हो जाएगा। a की वैल्यू है यहाँ पर 8/1 माइनस r, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 8/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, दैट वुड बी 24/2 12। अनु आ गया था तुम्हारा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट लिखो। sum of infinite terms of a GP, sum of infinite terms of a GP whose common ratio is 1/4, whose common ratio is 1/4 is 16, find the first term of the GP. Find the first term of the GP. सर 12 आ गया। नाम होता जाओ भाई। हाँ आस्था, क्या? 12 आ गया। 12 12 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बार सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दे रखा है, जो कि होता है a/1 माइनस r। सम दे रखा है 16, a हमें पता नहीं है, r दे रखा है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा a/3/4, 4 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 16। सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड the sum of GP. Find the sum of GP whose nth term is given by 2 into 3 to the power n. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Find the sum of, मैंने n टर्म्स बोला है, क्या बोला है?
सर n टर्म and find the sum of n terms of the GP. n की जगह 10 कर लो यार. Find the sum of 10 terms of the GP whose general term या nth term is given by, लिखा हुआ है an is equal to 2 into 3 to the power n. नो संडे टेस्ट है क्या फिजिक्स का केमिस्ट्री का? यस सर फिजिक्स ठीक है. सर 1152 आंसर कैसे निकाल सकते हो भाई? तो बहुत बड़ा आएगा. 10 का बोला ना, पावर n पावर 9 निकाल ली तुमने. हाँ सर मल्टीप्लाई करके निकाल दिया किसकी पावर 9 निकालनी थी? सर गलत निकाल दिया तो 3 to power 19 minus 1. 19 कहाँ से आ गया? 10 टर्म से पावर 9 आएगी ना, 19 कैसे आ गई? तो सॉरी पावर 10 आएगी ना. So 3 into 3 to the power 10 minus 1. 3 into 2 to the power 10. इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 to the power 10. और बाहर 3 है. हाँ सोच लो. पॉइंट नहीं, वो 2.3 तो नहीं समझ रहा. 2 into लिखा हुआ है, वो 3 to the power है. जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? सबको समझ में आ गया है? सर 3 आ 3 है इसका कॉमन रेशियो. भाई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल के देख लो. इफ जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 into 3 6. सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 2 into 3 स्क्वायर दैट इज 18. तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कॉमन रेशियो क्या है? 18/6 3 है. बस अब सम का होना लगा. तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा? a फर्स्ट टर्म 6 r to the power n. r है 3 तो 3 to the power 10 minus 1 अपॉन r minus 1. अच्छा कैंसिल हो रहा है. तो 3 minus 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा. सो इट वुड बी 3 into 3 to the power 10 minus 1. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 to the power 11 minus 3. आगे बात होने सबको. अभी देखो यहाँ से एक बात समझो, मैंने ये nth टर्म से क्यों बताया है. कई बार क्वेश्चन में सिग्मा नोटेशन लिख देगा. सिग्मा का मतलब सबको पता है, 10th में कर रखा है. सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबका सम होता है. समेशन. सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन. अभी देखो कोई भी जीपी होगी, सोचो उसके जनरल टर्म में कॉमन रेशियो की पावर ही तो बढ़ रही होगी हर बार. भाई एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा तो उसमें एक ही नंबर की पावर बढ़ रही होगी कॉमन रेशियो की. जैसे यहाँ पर 3 to the power n है, तो यहाँ से बाहर से ही समझो कि इसका कॉमन रेशियो 3 होगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कोई जीपी है 3/5 into 4/7 to the power n, दैट मीन्स कॉमन रेशियो क्या है? 4/7. 4/7. यही तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो बढ़ इसी की पावर बढ़ रही, तो यही 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यही इसका कॉमन रेशियो है. तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा कि फाइंड सिग्मा सपोज 3 to the power k. 3 to the power k itself is representing a general term of GP. तो बेसिकली ये सम ऑफ GP लिखा हुआ है, जहाँ क्या है k is equal to 1 to 10. तो इसका मतलब क्या है कि एक GP का सम निकालना है. भाई सिग्मा नोटेशन वाला समेशन होता है और वैल्यू लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ले जाते हैं. तो यही तो लिखा हुआ है 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 up to 3 to the power 10, जो कि एक GP का सम ही तो लिखा हुआ है.
एग्रीड? ठीक है, चलो इसी तरह हम जीपी को पकड़ लेंगे। लेट्स सी होमवर्क 9.3 is based on GP। तो क्लास हमारी कल ही है ना, तो ऐसा करेंगे 9.3 से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, तो 1 से 11 तक के कर लेंगे, फिर आगे हम कल कर लेंगे। सर मेरे टर्म है कल से। कल से टर्म है? कल से है या कल है? सर कल से मतलब सारे सब्जेक्ट ही होंगे ना, तो सर कल पहला है। अच्छा, तो क्या किया जाए, थोड़ा कम कर दे होमवर्क, ये बोल रहे हो? 1 से 6 कर लेना। चलो बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। सब लोग होमवर्क करके आना, बहुत ज्यादा नहीं है। एंड ठीक है, दैट्स ऑल। Thank you, sir. Have a good night.